सो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट को डिस्कस किया और इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में हमने कवर किया था जब आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो यहाँ तक जो आपकी क्यूरीज हैं वो बताएं। एमसीक्यू नंबर 3 हम देखते हैं। इरिवोकेबल चॉइस, इरिवोकेबल ऑप्शन, इरिवोकेबल इलेक्शन, ये सब एक ही बात है। तो इसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है कि मेकिंग द इलेक्शन टू यूज द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इस मीन्स के एंटिटी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को पिक कर रही है और फिर वही ट्रीटमेंट होगी। सो अकॉर्डिंगली जो गेन होगा वो रिकग्नाइज होगा फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल और बाद में फेयर वैल्यू के डिफरेंस के तौर पे। पहले कैसे लॉस आएगा, सिनेरियो बताएं। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर तो इनिशियल रिकग्निशन पर तो लॉस नहीं आ सकता। उसके बाद कैसे लॉस, फेयर वैल्यू कम हो जाए तो उसी को तो थ्रू ओसीआई कहते हैं। डेली बेसिस पर तो करते ही नहीं फेयर वैल्यू को प्लस माइनस, कब करते हैं? पहले ही लॉस आ जाए तब भी ओसीआई में जाएगा, पहली बार ही लॉस आए तब भी ओसीआई में जाएगा, गेन आएगा तब भी ओसीआई में जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि गेन ओसीआई में जाएगा, हम कहते हैं कि चेंज इन फेयर वैल्यू कहाँ जाएगा, ओसीआई में। वो चेंज चाहे पॉजिटिव हो, वो चेंज चाहे नेगेटिव। एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 में गोल्ड लिमिटेड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2018 फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस बताइए 12.5 मिलियन और फाइनेंशियल एसेट्स आर हेल्ड इन अ फंड जो एक मार्केट इंडेक्स में है और साल के शुरू में मार्केट का इंडेक्स है 1200 और साल के एंड पर मार्केट का इंडेक्स हो गया 1296। व्हाट अमाउंट ऑफ गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, इसमें आप लोगों ने इंडेक्स नंबर क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़े होते हैं, सिंपली वो अप्लाई करना है आपने। आपकी ईयर के स्टार्ट में वैल्यू है 12.5 मिलियन जबकि इंडेक्स जो बेस इंडेक्स था वो कितना था 1200 और अब जो करंट इंडेक्स है वो आपका है 1296, ये आ जाएगा 13.5 मिलियन। सो इंडेक्स नंबर्स को यहां पे आपने यूज करना है। अभी भी आज भी हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट पर है, लेकिन लास्ट टाइम हमने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को फोकस किया था और इसके टेबल पे कॉलम जरा नोट करें कितने हैं। 1 ईयर, फिर देन और फिर 5 कॉलम्स। ठीक है, सिंपल मूवमेंट क्या है कि ओपनिंग बैलेंस में इफेक्टिव इंटरेस्ट ऐड होता है, कैश पेड माइनस होता है एंड वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस। और एक ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। फाइन। सो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एमके लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज। आपकी बुक में ये एग्जांपल 11 है। फेस वैल्यू 10,000, फेस वैल्यू को और क्या कहते हैं, पार वैल्यू। प्रीमियम पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 800। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पर नहीं है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। यानी जब आपने इन्वेस्ट किया तब आपको ये चीज 10,000 में नहीं मिली होगी बल्कि 10,800 में, 10,800 में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 200 की, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 4 years और एमके लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आईआरआर ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट इज 8.9188%। आईआरआर को और क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.91% और कूपन रेट हो गया 12%। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ईयर वाइज जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। अब इनिशियली देखें फेयर वैल्यू कितनी, पार वैल्यू कितनी है, लेकिन आपको 800 का प्रीमियम भी पे करना पड़ा तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़े होंगे, 10,000। बट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में किस वैल्यू पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 200 की, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट इनिशियली रिकॉग्नाइज कितने पर होगा, 11,000 पर। इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होगा। अब अगर हम इसका टेबल बनाएं 5 कॉलम्स के साथ तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे 11,000 से। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन की अमाउंट कैलकुलेट हुई और इसी से हमारा ये टेबल स्टार्ट हुआ।
हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट 8.9188% बनता है, विच वुड बी 981। और जो पैसे हमें रिसीव होंगे वो कितने होंगे? वो 12% ऑफ व्हाट? पार वैल्यू। 12% ऑफ 10,000 वुड बी 1200। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कम है और पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो 1200 मिले तो आपका बैलेंस कम होकर कितना हो गया? 10781। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर इस पर इंटरेस्ट लेंगे तो कितना बनेगा? 962। अब लॉजिकल बात है कि लोन बढ़ रहा है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन यहां पे लोन क्योंकि कम हो रहा है तो फिर इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। फिर 1200 आपको रिसीव हुए, 10543 क्लोजिंग बैलेंस आया। नेक्स्ट ईयर में इससे आपने स्टार्ट किया, इसका 8.91% इफेक्टिव इंटरेस्ट लिया, 940, 1200 रिसीव हुए, 10283 फोर्थ ईयर विच इज लास्ट ईयर, 10283 पर इंटरेस्ट लेंगे 917। अब लास्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा? 1200 का इंटरेस्ट और 10,000 पार प्रिंसिपल अमाउंट। गॉट इट? आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। प्रीमियम इन्वेस्टमेंट पे था, प्रीमियम रिडेम्पशन पे नहीं था। ये केयरफुल रहना है आपने क्वेश्चन में, नोटिस करना है कि प्रीमियम किस टाइम पर है, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों। समटाइम्स वो इन्वेस्टमेंट के वक्त पर होंगे, समटाइम्स वो रिडेम्पशन के वक्त पर होंगे। जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें वो रिडेम्पशन पे थे, इसमें रिडेम्पशन पे नहीं है, इसमें किसमें? इन्वेस्टमेंट पे। तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि एट द एंड ऑफ टर्म मैच्योरिटी पर बैलेंस कितना आना चाहिए? 0। यही तो उसकी डेफिनेशन है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। सो अब अगर एंट्रीज करें तो 1 जनवरी को इनिशियल एंट्री ये होगी कि फाइनेंशियल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट 11,000 हो गई एंट्री। फिर जब आपका इंटरेस्ट इनकम अर्न होगी, तो इंटरेस्ट इनकम अर्न हो तो इंटरेस्ट इनकम को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? क्रेडिट। एंट्री एक्चुअली आपकी होगी ईयर एंड पर कि फाइनेंशियल एसेट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम। भाई आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इंटरेस्ट इनकम की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। जब आपने इन्वेस्टमेंट में से पैसे ले लिए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई एक जगह पर आपने 11,000 डाले, फिर उस पर 981 आपका बना, लेकिन आपने निकाला नहीं तो बैलेंस बढ़ गया। फिर आपने उसमें से 1200 निकाल लिया तो 1200 से आपका बैलेंस क्या हो गया? कम हो जाएगा। जब बैलेंस कम होगा तो बैंक डेबिट करेंगे, पैसे मिले, और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट ईयर? अब ये जब एंट्रीज की तो एसेट ऑटोमेटिकली 10781 पर आ गया। अगले साल फिर इनकम होगी। अब कितने की इनकम रिकॉर्ड करेंगे? 962। और अब पैसे कितने आएंगे? थर्ड ईयर में फिर कितने की इनकम रिकॉर्ड करें? 940। और पैसे कितने आएंगे? और लास्ट ईयर में कितने की इनकम रिकॉर्ड करें? और अब पैसे जो आएंगे वो 11,200 आएंगे। कितने पैसे आएंगे? और जब आप ये 11,200 रिकॉर्ड करेंगे तो आपका फाइनेंशियल एसेट 0 पे चला जाएगा। कितने पे चला जाएगा? तो व्हेन यू मेक दिस शेड्यूल, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है कि ये शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, तो पहला स्टेप क्या होगा? शेड्यूल बनाएं। क्योंकि शेड्यूल बनाया तो प्रॉफिट और लॉस में क्या फिगर जानी है? ये। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फिगर जानी है? एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे। अगर आपसे वो कहें कि जर्नल एंट्रीज करें, तो ये पहले क्या बनाना पड़ा? शेड्यूल। शेड्यूल कंप्लीट बना तो आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। तो अब हमें जो 3 किस्म की रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में आ सकती हैं, कैलकुलेशन करें, जर्नल एंट्रीज करें, या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। तीनों हमारी कवर हो रही हैं। तो ये 3 एंगल हम हर टाइप के लिए कवर करेंगे। और की पॉइंट ये है, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। गॉट इट? अब ये एक और क्वेश्चन है, यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला सिनेरियो है। फेयर वैल्यू थ्रू, लेकिन मैं इससे पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, रिवाइज करना चाहूंगा। अगर हमारी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की हो और वो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट हो, तो इनिशियल मेजरमेंट किस पर होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पर होती है? फेयर वैल्यू। चेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं? अप टू इफेक्टिव इंटरेस्ट, पहले नहीं, ऐसे नहीं, अप टू इफेक्टिव इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। जो एक्स्ट्रा चेंज होगा वो कहां जाएगा? ओसीआई। अब ये केयरफुल रहना, ये इतना अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट जितना सिंपल नहीं है। शेयर्स में था कि सारे का सारा चेंज कहां चला जाएगा? ओसीआई में। लेकिन यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? बिजनेस मॉडल क्या था क्लासिफिकेशन में? कि आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, लेकिन सेल भी कर सकते हैं अगर एंटिटी के लिए बेनिफिशियल हो, अगर कोई अल्टरनेटिव बेहतर इन्वेस्टमेंट आ जाए।
तो इसमें इसलिए फेयर वैल्यू वाला एंगल भी है और इंटरेस्ट वाला एंगल भी है। पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट लेंगे, क्या लेंगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट। और इफेक्टिव इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। जिस तरह डिविडेंड भी कहां जाता था? प्रॉफिट और लॉस। और इफेक्टिव इंटरेस्ट लेने के बाद जो फेयर वैल्यू का चेंज होगा वो कहां जाएगा? ओसीआई में जाएगा। अब ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होगी। आपके इस पूरे चैप्टर में राइट नाउ जो चीज टेक्निकल है वो सिर्फ यही है, ठीक है? तो इस एक क्वेश्चन को करने पर फोकस करना है क्योंकि ये टेक्निकल एरिया है। गॉट इट? बाकी इसके पहले भी आसान था, आगे भी आसान है। कालाम लिमिटेड, फेस वैल्यू 10,000, प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के टाइम पर पे किया 1245, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 325, कूपन रेट 16%, लाइफ या पीरियड 4 इयर्स और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.95%। इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू पहले ईयर के एंड पे 11,500 हो गई, ईयर 2 के एंड पर 11,200 और ईयर 3 के एंड पे 10,700। हालांकि लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। तो 4 इयर्स, फोर्थ ईयर के एंड की फेयर वैल्यू उन्होंने नहीं दी क्योंकि तब जब इंस्ट्रूमेंट रिडीम हो चुका होता है तो उसकी फेयर वैल्यू 0 हो जाती है। जब इंस्ट्रूमेंट के सारे पैसे वापस हो चुके होंगे तो डेफिनेटली 4 साल पूरा होने के बाद सारे पैसे वापस हो गए तो फिर उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो 3 साल की फेयर वैल्यू दी है, फोर्थ ईयर की डेफिनेट बात है कि क्या है? 0। अब स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट अगर करें, पार वैल्यू कितनी है? 10,000। प्रीमियम कितना पे किया? तो यानी आपको 11,245 ये अमाउंट पे करनी पड़ी इनिशियली। इनिशियल मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू प्लस 325 ऐड करेंगे 11,570। तो यहां से हमें टेबल स्टार्ट करना होगा। गॉट इट? इंटरेस्टिंगली ये टेबल जो मैं बना रहा हूं ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का नहीं है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल। किसका टेबल है? और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखनी है कि इवन आपको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की कैलकुलेशन करनी है, आपको एक्स्ट्रा अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाना पड़ सकता है अगर कैलकुलेशन मोर देन 1 ईयर की। अगर कैलकुलेशन, तो अगर मैं इस पर अमोर्टाइज कॉस्ट की कैलकुलेशन करूं 11,570 10.95% से, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बनता? कैश फ्लो 10,000 पार वैल्यू 16% कूपन रेट, क्लोजिंग बैलेंस 1123, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लेंगे 1230, वंस अगेन 1600 आया, एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर 1600 का इंटरेस्ट मिलेगा और 10,000 की अमाउंट मिलेगी और बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। दिस इज टोटली द कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइज। और इससे अमोर्टाइज कॉस्ट की एंट्रीज हो सकती हैं लेकिन इससे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की एंट्रीज नहीं हो सकती। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का जो टेबल बनाना हमें पड़ेगा वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा। इसमें देखें 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जो पहले एसएफपी का कॉलम था उसको हम एंड में ले गए, एक कॉलम लेकर आए हैं कि इंटरेस्ट और कैश के बाद जो कॉलम आएगा, और फिर एक कॉलम हमने क्या लिया? गेन और लॉस का। सो ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस है 11,570, इस पर 10.95% लें तो हमारे पास आएगा 127। कैश फ्लो हमारे पास आएगा जिससे बैलेंस बनता है 11,237। लेकिन क्वेश्चन में जरा देखकर बताएं पहले साल के एंड पर फेयर वैल्यू कितनी? 11,500। तो 263 का मजीद इंटरेस्ट के बाद भी चेंज है, ये चेंज कहां जाएगा? ओसीआई में, गेन के तौर पे। किसके तौर पर? गेन के तौर पे। और अब आता है सबसे ट्रिकी पॉइंट, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 11,500, क्योंकि फेयर वैल्यू पे मेजर करें ना, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, यानी फेयर वैल्यू टू फेयर वैल्यू चल रहा है और चेंजेस कहां जा रहे होंगे? ओसीआई। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा, कैलकुलेटर पे करें। अगर आपने 10.95% लेना है रेट, 16 नहीं लेना, ठीक है? कितना आ रहा है? 1259 एंड दैट इज इनकरेक्ट। अगर आपने कैलकुलेशन की है 11,500 इंटू 10.95%, दैट इज इनकरेक्ट। नाउ यू वुड नो द रीजन कि मैंने ये टेबल एक्स्ट्रा क्यों बनाया। इफेक्टिव इंटरेस्ट ये वाला होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट वही होगा कि अगर एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पर शो हो रहा हो, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट की पूरी लॉजिक किसके साथ कनेक्टेड है? अमोर्टाइज कॉस्ट के साथ। अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट तो वही होता है जो अमोर्टाइज कॉस्ट में आता है। तो आपको इंटरेस्ट 11,500 पे नहीं लेना, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना लेना है? 1230। 12, अब 1600 के पैसे आए,
आपका बैलेंस कितना बनता था? 11,130। अब सेकेंड ईयर के एंड पर फेयर वैल्यू कितनी है? 70 का अभी भी गेन रिकॉर्ड होगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 11,200। अब किस अमाउंट पर 10.95% लेना है? नहीं, इस पर 1190। आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट की वजह से आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। गॉट दिस? अब ये पहला साल होता ना, तो उसमें तो देखें यहां भी क्योंकि 11,570 पर कैलकुलेशन हो रही है, यहां भी 11,570। पहले साल में तो आप इसके बगैर भी कर सकते थे, तो एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं तो आप ना बनाएं दोनों टेबल। लेकिन जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना है तो आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल क्यों बनाना पड़ेगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। और अब इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना? 1190। 1600 मिले, बैलेंस बनता है 10,790। थर्ड ईयर के एंड पर फेयर वैल्यू कितनी है? 90 से लॉस। ठीक है, लॉस पहले आ जाता तब भी वहीं रिकॉर्ड होता, गेन पहले आ जाता वहीं रिकॉर्ड होता, ओसीआई में जाना है। ठीक है, पहले बाद से फर्क नहीं पड़ता। अब स्टार्ट करेंगे 10,700 से। कितनी अमाउंट? 11, 1600 इंटरेस्ट के रिसीव हुए कूपन, 10,000 पार वैल्यू के रिसीव हुए, आपका बैलेंस आ रहा है इससे 243। हालांकि एक्चुअली अब फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। इसका मतलब है 243 को क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लॉस। 243 क्या करना पड़ेगा? और इंटरेस्टिंगली आप ये बात देखेंगे कि अगर इन चारों को टोटल करें तो चारों का टोटल नेट इफेक्ट पता है क्या होगा? 0। क्योंकि एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है। एक्चुअली आपने इंस्ट्रूमेंट कहां तक होल्ड किया है? तो प्रैक्टिकली आपके प्रॉफिट और लॉस में वही रिकॉर्ड हुआ है जो अगर ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली क्लासिफिकेशन होती तो रिकॉर्ड होता। अगर इसको बेच दिया होता तो कोई गेन और लॉस राइज होता, वो रिकॉर्ड हो जाता, वो थ्रू ओसीआई टू प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर हो जाता। लेकिन मीनवाइल अब क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली आपने सेल नहीं किया, तो इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कौन से वाली हुई है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली। यही रिकॉर्ड हुआ है ना। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता तो ये इनकम रिकॉर्ड होती, अब भी ये इनकम रिकॉर्ड हुई है। ओसीआई के अंदर जो नेट इफेक्ट है 4 सालों में वो तो क्या है? 0 है। अब ये टेबल सामने रखना है, एंट्रीज इससे होनी, जर्नल एंट्रीज किस टेबल से होनी है? इससे। अब करते हैं इस पे। इनिशियली फाइनेंशियल एसेट कितने का रिकॉर्ड होगा? 11,570। पहले साल कितनी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे? 1-2 एंट्री होगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। करेक्ट। फिर जब 1600 पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। राइट। लेकिन अब इसमें कुछ और भी हुआ है, गेन हुआ है। गेन की एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट डेबिट और गेन इन ओसीआई। करेक्ट। फाइनेंशियल एसेट डेबिट और गेन इन ओसीआई क्रेडिट। नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो अब इंटरेस्ट फिर रिकॉर्ड होना है कितने से? 1600। अब फिर गेन आ गया कितने का? तो गेन की एंट्री हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट, पैसे रिसीव हुए, अब लॉस आ गया। लॉस की एंट्री तो ये नहीं होगी ना। लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस इन ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। और उससे नेक्स्ट ईयर फिर आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, पैसे रिकॉर्ड किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, यानी 1600 ओपन इंटरेस्ट और 10,000 पार वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट। और अब लॉस रिकॉर्ड होगा 243 का। तो अब ये भी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हमें कहा जाता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, तो प्रॉफिट और लॉस में कौन सी फिगर जाती? ओसीआई में कौन सी फिगर जाती? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो करते? एसएफपी, ओसीआई, प्रॉफिट और लॉस। और इवन यहां पे कॉलम में कैश फ्लो का, कि कैश फ्लो में क्या शो होता? ये। लेकिन हम क्योंकि अमूमन कैश फ्लो के एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना रहे होते तो माइट नॉट बी यूज्ड, बट अदरवाइज आपका ये जो शेड्यूल है ये वन कैश फ्लो को भी शो कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस को भी शो कर रहा है, ओसीआई को भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी। नाउ दिस बिट इज टेक्निकल, और कई मर्तबा जब प्रॉपर फोकस नहीं किया होता तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है ये इस टेबल से कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। इस इफेक्टिव इंटरेस्ट को लिखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग शेड्यूल बनाना पड़ता है, जो कौन सा होता है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का होता है। ये वो ट्रिकी पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। इसके पीछे जो लॉजिक है स्टैंडर्ड सेटर्स की, वो ये थी कि इंटरेस्ट उतनी ही इनकम बने जितनी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में बनती है।
और फिर अगर कोई फेयर वैल्यू का चेंज उससे डिफरेंट आता है, सिर्फ वो इफेक्ट ओसीआई में जाए, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि भाई इनकम इसके हिसाब से डिफरेंट बने, तो फिर ओसीआई का जो चेंज है वो सही मायनों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो इंटरेस्ट का इफेक्ट वही रहना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए जो किसमें होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में होता है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से पहले जरा रिवाइज करते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, इन्वेस्टमेंट आपने की भी है जो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन की भी किस में है, डेट इंस्ट्रूमेंट में। अगर ट्रेडिंग के लिए की हुई है, क्या वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो सकती है? नो। क्या वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो सकती है? नो। तो फिर वो एक ही क्लासिफिकेशन है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पर होगी, एंड व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट? एक्सपेंस बना देंगे, गुड। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पर? और फेयर वैल्यू का जो चेंज है प्रॉफिट और लॉस में, और अगर इस दौरान इंटरेस्ट कोई मिल गया, प्रॉफिट। और अब यहां पर एक चीज जो कई मर्तबा स्टूडेंट्स क्यूरीज में पूछते हैं वो होती है कि इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लिया। तो इफेक्टिव रेट थ्रू प्रॉफिट और लॉस के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस वाली क्लासिफिकेशन में ये पर्पज ही नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करना है और शुरू से लेकर जीरो तक लेकर जाना है। प्रॉफिट और लॉस वाली अकाउंटिंग में तो आपका मकसद ही क्या है कि एवरीथिंग इन प्रॉफिट और लॉस। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वही आपका इंटरेस्ट इनकम होगी प्रॉफिट और लॉस में। इसमें इफेक्टिव रेट को इग्नोर करना है। हालांकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में भी इफेक्टिव रेट को यूज किया, थ्रू ओसीआई में भी इफेक्टिव रेट को यूज किया, थ्रू प्रॉफिट और लॉस में इफेक्टिव रेट को क्या करना है, इग्नोर। थ्रू प्रॉफिट और लॉस में इफेक्टिव रेट कई क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने उसको यूज नहीं करना, ये प्रॉफिट और लॉस में रेलिवेंट नहीं है। अब यहां पर अगर डाटा देखें तो फेस वैल्यू 1 लाख, प्रीमियम 8000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5800, कूपन रेट 12%, टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट 3 इयर्स, पॉलिसी क्या है थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और आईआरआर यानी इफेक्टिव रेट कितना है 8.84, एंड व्हाट वी वुड डू अबाउट दिस रेट 12%। इसका इंटरेस्ट मिलेगा ना हमें, तो रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। और ये वाला इंटरेस्ट इग्नोर, इफेक्टिव रेट को क्या करना है, इग्नोर। अब स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, पार वैल्यू 1 लाख, इसमें प्रीमियम हमने पे किया कितने का, 8000, फेयर वैल्यू हो गई 108,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें कितनी ऐड करेंगे, 0। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, रादर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या बनाएंगे, एक्सपेंस। तो एसेट इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होगा, 108 पे। तो हमारी एंट्री होगी शुरू में फाइनेंशियल एसेट डेबिट, एक्सपेंस भी डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये दोनों आप अलग अलग एंट्री में भी कर सकते हैं और आप एक ही एंट्री में कंबाइन भी कर सकते हैं। गॉट इट? अगर अलग अलग करते तो एंट्री होती फाइनेंशियल एसेट 108,000 से डेबिट और बैंक क्रेडिट सेम अमाउंट, और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12%, और वो 12% पार वैल्यू का मिलेगा। कूपन रेट किस पर अप्लाई होता है, पार वैल्यू पे। 12% ऑफ 100,000 बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। हालांकि हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन में कूपन रेट पर इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, किस पर कर रहे थे, इफेक्टिव पे। लेकिन थ्रू प्रॉफिट लॉस में किस पर रिकॉर्ड करेंगे, और इफेक्टिव यहां पे टोटली क्या कर देंगे, इग्नोर। अब ईयर एंड पर फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 107। आपने रिकॉर्ड कितने पर की हुई है, 108। ये तो वैल्यू बढ़ने के बजाय कम हो गई, लॉस आ गया। लॉस भी कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट और लॉस। और ये यहां पे ये IAS 16 वाली डिफिकल्टी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। IAS 16 में जिस तरह से था ना, गेन आएगा तो इधर जाएगा, लॉस आएगा तो इधर, इधर दोनों चीजें हैं लेकिन दोनों एक्सक्लूसिव हैं। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस का गेन भी कहां जाएगा, प्रॉफिट और लॉस भी कहां जाएगा। और फेयर वैल्यू थ्रू OCI का गेन कहां जाएगा और लॉस OCI में। मतलब एक दूसरे में स्विच का नहीं है। हाँ, जब डी रिकग्निशन होती है, क्या होती है, तो वहां पर ये चीजें आपस में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है कुछ जगह पे, लेकिन वो एडवांस कॉन्सेप्ट है और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में फाइनेंशियल एसेट्स का डिस्पोजल वगैरह नहीं है। गॉट इट? तो जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं और पास्ट एग्जाम आप देखेंगे सारे इसी लेवल पर होंगे, बस इनको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। अब जो इसमें काम है आपका, हमने ये कुछ एग्जांपल्स की, ये 2 एग्जांपल्स तो हमने कल में कवर कर दी थी। बाकी आज हमने एक अमोर्टाइज कॉस्ट की एग्जांपल की, एक थ्रू OCI की, एक हमने प्रॉफिट और लॉस की। यानी जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट की पॉसिबिलिटीज थी, तीनों क्लासिफिकेशन को हमने कवर
किया और जर्नल एंट्रीज के साथ कवर किया। अच्छा, अब घर से जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इन क्वेश्चंस में आपके लिए थोड़ी सी लर्निंग है। जैसे हेक्सागन लिमिटेड क्वेश्चन, ये आपको रजिस्टर पे भी करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट ये है कि इसमें करेक्टिंग एंट्रीज करनी है। क्या करनी है? अब एग्जैक्ट तो आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट होगा कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट था, हमने उसको थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर कर दिया, हालांकि उसकी सही क्लासिफिकेशन क्या बनती थी? अमोर्टाइज कॉस्ट। तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस होता तो क्या एंट्रीज होती, अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो, और फिर करेक्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। या हो सकता है इसका अपोजिट हो कि वो कहें कि अमोर्टाइज कॉस्ट क्लासिफाई कर दिया, हालांकि करना कौन सा था? प्रॉफिट लॉस करना था या ओसीआई करना था। तो लुक एट दैट। फाइन। तो एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन बिलाल वाला है, इसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ने ये कहा कि आप समराइज करें डिफरेंट क्लासिफिकेशन को फाइनेंशियल एसेट की कि कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो ये भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक मर्तबा पढ़ने में कॉन्सेप्ट में बेहतरी जरूर आएगी। फिर एग्जांपल 18 जो है जिप्सम लिमिटेड, इसमें जर्नल एंट्रीज हैं, थोड़ी सी ट्रिकी होंगी क्योंकि ये भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आपने प्रॉपर देखना है। और फिर रबी लिमिटेड है, ये भी पास्ट एग्जाम, लेकिन ये डिस्कशन टाइप क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में आपको लर्निंग तो मिलेगी। और अब आपका एक मेन एरिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कवर हो चुका है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो टोटल एरिया अगर आप समझें तो हमारे सिलेबस में ज्यादा है ही नहीं। हमने जो चीजें अब तक कवर की हैं और जो आगे कवर करनी है वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट डे हमने कवर किया था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन को, ऐसा ही है। नेक्स्ट डे हमने कवर किया मेजरमेंट में फाइनेंशियल एसेट जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने कवर किया इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट वाले फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज की मेजरमेंट को। किसको? फाइनेंशियल लायबिलिटीज की मेजरमेंट को। तो ये टोटल एंगल आप कवर करते हैं। ये टॉपिक आपके FR2 में भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके फाइनल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बेस प्रोवाइड करेगा एडवांस लेवल ऑफ स्टडीज के लिए। और इस लेवल तक कंप्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन अगर इसका अच्छा कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करते हैं तो आगे फाइनल के लेवल पर आपको कई चीजों को समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको जो क्वेश्चन है इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है।